वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, अंतिम क्लास में अपने बात कर रहे थे लेसन नंबर 3 की, जिसके अंतर्गत हमने लेसन के बीच में से बनने वाले क्वेश्चंस जो कि अपने थ्योरेटिकल बेस भी थे और न्यूमेरिकल बेस भी थे, उन सबको देखा था। आज इसी कड़ी में अपने लेसन नंबर 3 को आगे बढ़ाएंगे और लेसन नंबर 3 के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनकी अपने बात करेंगे। सबसे पहले बच्चों, आपको ये नोट करना है कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। तो सबसे पहले आप ये नोट करोगे कि एग्जाम्पल के अंतर्गत आपको लेसन तीसरे का 3.4 यानी कि चौथा क्वेश्चन, पांचवा जिसका ए और बी पार्ट दोनों आपको पढ़ने हैं, छठा क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन और नौवां क्वेश्चन। ये आपके टोटल 10 एग्जाम्पल थे। 10 में से आपको चौथा, 5, 6, 7, 8, 9 ये सारे एग्जाम्पल आपको करने हैं। इसी प्रकार से जो आंकिक प्रश्न होंगे न्यूमेरिकल बेस्ड, जो अपने लेसन के बाद में आने वाले हैं, उनमें से आप कौन कौन सा पढ़ोगे? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और 12वां। ये न्यूमेरिकल आपको जो आंकिक प्रश्न है अपने लेसन के बाद के, उनमें से देखने हैं। तो कुल मिलाकर के अपने पास न्यूमेरिकल 3 टाइप के हो गए। हमें एग्जाम्पल भी पढ़ने हैं, हमें आगे वाले आंकिक प्रश्न भी पढ़ने हैं, और इसके अलावा जो लेसन के बीच में से जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी हमें पढ़ना है, जो कि हमने कल पढ़ भी लिया था। तो आज अपनी शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 अपने पास क्या होगा? लेसन नंबर 3 का एग्जाम्पल होगा, जो कि एग्जाम्पल नंबर होगा अपने पास 4। तो जरा इस क्वेश्चन को गौर से पढ़ना, और ऐसे क्वेश्चन अक्सर से आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन ये है कि प्लेटिनम प्रतिरोध, प्लेटिनम एक धातु है, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी के प्लेटिनम के तार का प्रतिरोध हिमांक पर 5 ओम और भाप बिंदु पर 5.23 ओम है। जब तापमापी को किसी तप्त ऊष्मक में प्रविष्ट करवाया जाता है तो प्लेटिनम का ताप ज्ञात करो। एक्चुअली बच्चों इसमें दे क्या रखा है? इसमें कंडीशन ये है कि आपके पास एक प्लेटिनम धातु से बना हुआ तापमापी है। उस प्लेटिनम के तार का जो भी प्रतिरोध है ना, वो हिमांक पे दे रखा है कितना? 5 ओम दे रखा है। हिमांक का मतलब ये होता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यानी कि प्रतिरोध 5 ओम है। कहाँ? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका प्रतिरोध कितना दे रखा है? प्रतिरोध बच्चों आपको दे रखा है, ये प्रारंभिक मान मान लो R0। इसका मान आपको कितना दिया हुआ है? इसका मान आपको दिया हुआ है 5 ओम। ठीक है, आगे क्या दे रखा है भाई? इसमें आगे दे रखा है इसमें भाप बिंदु पर 5.23 ओम। भाप बिंदु का मतलब क्या हो जाएगा? भाप बिंदु का मतलब हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो प्रतिरोध है, यानी कि R100 इसको बोल देते हैं, इसका मान कितना दे रखा है? 5.23 ओम दे रखा है। ओके, तीसरी कंडीशन और है, तापमापी को किसी तप्त ऊष्मक में प्रवेश करवा दिया। तप्त ऊष्मक का मतलब ये हो गया कि जलते हुए अंगारों में डाल दिया, बहुत ज्यादा उष्मा जिसकी है उसके अंदर इसको प्रवेश करवा दिया। तो प्लेटिनम का ताप ज्ञात करो। ताप बोले तो अब यहाँ पे हमें ये नहीं दे रखा कि भाई यहाँ पे कितना ताप है, इसको आप T डिग्री सेंटीग्रेड मान लो। तो यहाँ से जो प्रतिरोध होगा T डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, उसमें आपको बताना क्या है? तब तो ऊष्मक में डाल दिया जाता है ना, तो उस केस में आपका नया प्रतिरोध कितना बनेगा। तो बच्चों यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन मिस हो रहा है, प्रविष्ट कराया जाता है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन जब उठाओगे ना, उसमें देखोगे तो आपको दिया हुआ ये मिलेगा कि जो प्रतिरोध है ना, उसका मान 5.795 ओम हो जाता है। 5.795। क्वेश्चन आप बुक होगी आपके पास, साथ में क्वेश्चन को आप अच्छे से देखोगे क्या दे रखा है। तो क्वेश्चन ये दे रखा है कि जब तापमापी को किसी तप्त ऊष्मक में प्रविष्ट करवाया जाता है तो प्रतिरोध है वो 5.795 हो जाता है। तो प्लेटिनम का ताप आपको ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ पे प्रतिरोध बच्चों दे रखा है 5.795 ओम। ये कंडीशन है। देखो क्या कंडीशन हो गई, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे तार का प्रतिरोध 5 ओम है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे तार का प्रतिरोध 5.23 ओम है, और T डिग्री सेंटीग्रेड पे जिसका मान हमें ज्ञात करना है भी, ये कितना आएगा? 100, 150, 200, 500 कितना आएगा? T डिग्री सेंटीग्रेड पे जो प्रतिरोध दे रखा है वो 5.795 ओम दे रखा है। ऐसा कुछ क्वेश्चन है अपने पास। टॉपिक क्या है? थ्योरी की बात करें, चालक पदार्थ है, चालक पदार्थ ताप दिया, गर्म किया, तो प्रतिरोध क्या बना? तो बच्चों यदि आपको याद हो तो चालक पदार्थों के लिए जो प्रतिरोध का सूत्र होता है वो ये होता है कि R बराबर R0 1 प्लस एल्फा डेल टी, ये सूत्र होता है। R0 आप ऐसा भी कह सकते हो, R0 का गुणा करोगे तो ये बन जाएगा आपका R0 प्लस R0 एल्फा डेल टी। इस R0 को इधर लेके चलो तो ये बन जाता है R माइनस R0 बराबर क्या हो जाता है? ये बन जाएगा आपका क्या? R0, ये तो पूरा उधर चला गया माइनस के साथ, R0 एल्फा डेल टी। ये अपने पास एक समीकरण है, इस समीकरण का आपको उपयोग करना है। क्या समीकरण है? R माइनस R0
बराबर होगा आर नोट अल्फा डेल टी। पहले इसमें से कौन किसको रिप्रेजेंट करता है उसको समझो। आर होगा वो अंतिम प्रतिरोध होगा, आर नोट प्रारंभिक प्रतिरोध होगा, अल्फा प्रतिरोध ताप गुणांक है और डेल टी तापांतर है, यानी कि अंत में कितना था और प्रारंभ में कितना था। तीन कंडीशन है, पहली कंडीशन 0 डिग्री, दूसरी 100 डिग्री, तीसरी t डिग्री। तो आप क्या करोगे, पहले आप इन दोनों के बीच में एक शर्त मान लो, ये सूत्र अप्लाई कर दो, मतलब प्रारंभिक ताप प्रारंभिक प्रतिरोध, अंतिम ताप अंतिम प्रतिरोध, ठीक है ओके। फिर पहले और तीसरे के बीच में एक संबंध बना करके एक समीकरण और यही बना देना, यानी कि ये समीकरण दो बार काम में आएगी। इस समीकरण से पहले अपने क्या करते हैं, पहली कंडीशन लेते हैं 0 डिग्री और 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाली। तो अंतिम प्रतिरोध कितना है जी, दिया रखा है 5.23। इस समीकरण का उपयोग करेंगे तो अंतिम समीकरण में अंतिम प्रतिरोध 5.23 है, माइनस आ जाएगा आपका आर नोट बोले तो 5 इज इक्वल, यहाँ पे आर नोट कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अल्फा का मान बच्चों दे नहीं रखा है, डेल टी कितना आएगा, डेल टी 100 माइनस 0 तो कितना आ जाएगा, यहाँ से बच्चों गुणा में आ जाएगा जी 100। तो ये हो गया आपका 5.23 में से 5 घटा दो तो ये बचेगा कितना 0.23 बचेगा, बराबर 100 5 500 अल्फा। ये समीकरण नंबर 1 आ गई ओके। 1 और 2 का हमने उपयोग किया, ये काम हो गया। अब क्या करोगे, एक और तीसरी जो कंडीशन है उसका उपयोग कर लीजिए आप। तो क्या बन जाएगा भाई, यहाँ से अपने पास कंडीशन बनेगी अंतिम प्रतिरोध माइनस प्रारंभिक प्रतिरोध। अंतिम कितना है 5.795 है, ये बन जाएगा 5.795 माइनस प्रारंभिक कितना है, माइनस बच्चों 5 हो गया, इज इक्वल प्रारंभिक अपने पास 5 है, अल्फा दे नहीं रखा है, डेल टी कितना है प्रतिरोध, तो हमने लिख ही दिया, डेल टी होगा ताप का अंतर। तो यहाँ पे तापांतर कितना लिखोगे भाई, टी अंतिम ताप था, प्रारंभिक ताप कितना था 0, टी में से 0 घटाना जरा क्या बचेगा, टी बचेगा। ये दूसरी समीकरण आ गई, दो समीकरण आपके पास में आ गई। चलो इसको अभी समीकरण नंबर 2 मत दो नाम, इसको माइनस कर दो पहले। तो ये हो जाएगा 0.795 इज इक्वल, अपने सामने निकल के आएगा मान 5 अल्फा टी। ये समीकरण आपके पास 2 गई। अब इन 2 का काटवाड़ करना है, आपको टी ज्ञात करना है। तो समीकरण 1 और 2 में आप क्या कर सकते हो कि आपके लिए टी का मान निकल के आ जाए, इस टी का मान निकल के आ जाए। तो बच्चों हम क्या करेंगे, 2 में 1 का भाग लगाएंगे। तो सिंपल क्या करोगे, समीकरण 2 में 1 का भाग लगा देते हैं। समीकरण 2 में 1 का भाग लगाने पर भाग लगाओगे तो क्या बन जाएगा 0.795 बटे में कितना आ जाएगा 0.23, ये बन जाएगा आपका 0.23 इज इक्वल क्या आएगा 5 अल्फा टी, 5 अल्फा टी बटे में क्या हो जाएगा 500 अल्फा। ये हो गया जी, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, 5 से 500 कैंसिल करोगे बटे में आ जाएगा 100, यानी कि ये मान बचेगा आपका कितना टी बटे 100 बचेगा। अब इसमें इसका भाग लगाओ, बराबर टी बटे 100 है। एक अज्ञात राशि केवल और केवल टी है, तो यहां से बच्चों यदि आप गुणा भाग करते हो ना, तो यहां से आप गुणा भाग करोगे तो आपके लिए टी का मान निकल के आ जाएगा 345.65 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये गुणा भाग करने पे आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर से एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे 3 कंडीशन दे रखी थी, 0 डिग्री की, 100 डिग्री की और t डिग्री की। जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आ जाए, इसे जुड़ा हुआ इसी प्रकार का और क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है। तो ये अपने पास पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो 2 समीकरणें बनी थी, 2 में 1 का लगा दिया भाग, आंसर निकल के आ गया। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके पास में आपका एग्जाम्पल नंबर होगा 2, यानी कि अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे एग्जाम्पल बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 बन जाएगा, ठीक है। आइए बात कर लेते हैं कि 5वां क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको। बच्चों 5वां क्वेश्चन ये है कि चित्रानुसार 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध के 16 वोल्ट की एक बैटरी में प्रतिरोध का एक नेटवर्क जोड़ा गया है। प्रतिरोध का एक नेटवर्क आपको दिखाई दे रहा है। नेटवर्क किस किस के बीच में है, नेटवर्क बच्चों आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से ए और डी के बीच में। किसके बीच में, ए और डी के बीच में, ये नेटवर्क है। 16 वोल्ट की एक बैटरी है, 1 ओम का आंतरिक प्रतिरोध, देखिए यहाँ पे एक लाइन लेकर की है, 1 ओम का आंतरिक प्रतिरोध, वो आंतरिक प्रतिरोध ये है, मतलब ये आंतरिक प्रतिरोध है, ये कोई परिपथ का प्रतिरोध नहीं है, ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। कुल मिलाकर के बात ये होगी, जैसा आपने जानते हैं कि ये पूरी व्यवस्था मिलकर एक सेल का निर्माण करेगी, ये पूरा एक सेल है जी, ठीक है। निकाय तो ये है, नेटवर्क तो ये है, इसका तुल्य प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। दूसरा, प्रत्येक प्रतिरोध की धारा भी आपको बतानी होगी कि प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान, परिपथ की धारा पूछी गई है, परिपथ में धारा का मान कितना होगा, प्रत्येक प्रतिरोधक से कह सकते हो, यानी कि इस प्रकार से जा रहे हैं तो परिपथ की तुल्य धारा आपको यहाँ से ज्ञात करनी है। अब परिपथ में प्रवाहित धारा कैसे ज्ञात करोगे, तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करोगे। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना बहुत आसान है, कैसे कि 4 ओम और 4 ओम कौन से क्रम में, समांतर क्रम में, चूंकि 4 ओम
और 4 ओम समांतर क्रम में। समांतर क्रम में है तो परिणामी प्रतिरोध है आर डैश बराबर क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4, या यूं कह सकते हो 1/आर डैश का मान कितना आएगा 4 लघुत्तम आ जाएगा, ये बन जाएगा 1 + 1, और यहाँ से आर डैश का मान बच्चों कितना निकल के आएगा, आर डैश का मान आ जाएगा 2 ओम। ओके, इन दोनों का 2 ओम आ गया। इनका कितना आएगा 12 ओम और 6 ओम। ये भी कौन से क्रम में, ये भी समांतर क्रम में। तो इनका परिणामी प्रतिरोध आर डबल डैश बोल दो, ये कितना आ जाएगा 1/12 और 1/6। तो 1/आर डबल डैश 12, तो इसका एलसीएम लघुत्तम आ गया। तो बच्चों ये कितना बचेगा, ये आ जाएगा 1 + 2, और यहाँ से जब आप आर डबल डैश ज्ञात करने बैठोगे तो बच्चों आपका आर डबल डैश आ जाएगा 4 ओम। ठीक है, इसका परिणामी प्रतिरोध 2 ओम, 1 ओम ये रहा और 4 ओम ये रहा। तो 4 ओम, ये 4 ओम, ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये तीनों कौन से क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो यहाँ से मान कितना बना, यहाँ से बना आपका 4 ओम, यहाँ से 1 है ही, और यहाँ से कितना बना 2, ये तीनों हो गए श्रेणी क्रम में। अतः कुल प्रतिरोध कितना बन जाएगा, इसका बच्चों निकाय का कुल प्रतिरोध बन जाएगा 2 + 1 + 4, क्योंकि श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में सारे मान आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं। तो कुल प्रतिरोध इसका निकल के आ जाएगा 7 ओम। ये नेटवर्क का कुल प्रतिरोध निकल के आएगा। देखो कंफ्यूज क्या करेगा, कंफ्यूज आपको ये करेगा कि ये जो आपको दे रखा है 1 ओम, इसको आप लोग साथ में जोड़ने की कोशिश करोगे। हालांकि साफ साफ लिखा है कि 1 ओम है वो एक आंतरिक प्रतिरोध है। ठीक है, ये नेटवर्क में नहीं आता, ये सेल के अंतर का प्रतिरोध है। ये परिपथ में जो नेटवर्क दे रखा है ना उसमें नहीं है। ये प्रतिरोध परिपथ में तो है, क्योंकि परिपथ में सेल लगा हुआ है, ये परिपथ में तो है, लेकिन हमें परिपथ का नहीं पूछा है, हमें नेटवर्क का तुल्य प्रतिरोध पूछा। और नेटवर्क बच्चों ये ऊपर वाला होता है जो ए और डी के बीच में, तो ये नेटवर्क होता है ना, उसका प्रतिरोध हमसे पूछा गया। परिपथ का कुल प्रतिरोध पूछता तो ये जुड़ता, क्योंकि ये परिपथ में तो है, लेकिन ये नेटवर्क में नहीं है, हमें नेटवर्क का देखना था। ये आ गया पूरे नेटवर्क का। अब हमें संपूर्ण धारा का मान देखना है कि पूरी धारा कितनी बनने वाली है। तो कुल धारा क्या होती है, I बराबर V/R होता है। सिंपल सी बात है, परिपथ की कुल धारा बराबर क्या होगा, कुल वोल्टता बटे कुल प्रतिरोध। परिपथ की कुल वोल्टता कितनी होगी, परिपथ की कुल वोल्टता उतनी होती है जितना अपने पास बैटरी लगी होती है। यहाँ पे 16 वोल्ट की बैटरी है ना, तो कुल प्रतिरोध कितना बन जाएगा, कुल प्रतिरोध कुल वोल्टता कितनी बन जाएगी, कुल वोल्टता बच्चों यहाँ से बन जाएगी 16 बटे में। अब बताओ कुल प्रतिरोध कितना होगा। जब आप कुल प्रतिरोध देखोगे ना, तो एक तो ये नेटवर्क हो गया जिसका परिणामी प्रतिरोध कितना है जी 7 ओम है। साथ में फिर सेल के अंदर का भी प्रतिरोध है, परिपथ में तो आ रहा है ये 7 और 1 ये हो जाएगा, कुल कितना हो जाएगा भाई, कुल यहाँ से बन जाएगा 8 ओम। तो यहाँ से बच्चों आई का मान कितना आ जाएगा, आई का मान यहाँ से 2 एम्पियर निकल के आ जाएगा। ये अपना इस क्वेश्चन का परिणामी आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इस नेटवर्क का कुल प्रतिरोध 7 ओम होगा और परिपथ की जो कुल धारा है वो कितनी आ जाएगी, 2 एम्पियर निकल के आ जाएगी। ये अपने पास दूसरा क्वेश्चन हो गया। आगे अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 5 के हमने दोनों क्वेश्चन पढ़ लिए, ए और बी पढ़ लिया। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन बच्चों क्या होगा, नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन ये रहा। इसमें आपको क्या दे रखा है, इसमें आपको एक स्ट्रक्चर दे रखा है। अब स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एक बार एग्जाम में पहले आया हुआ भी है, तो जरा इसको गौर से देखिएगा कि ये स्ट्रक्चर आपका किस प्रकार से दिया हुआ है और आपको करना क्या है। 10 वोल्ट और नैगण्य आंतरिक प्रतिरोध, इसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि जो बैटरी है उसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है, नैगण्य यानी कि 0 है। ठीक है, एक बैटरी एक घनीय जाल, ये घन हो गया, इसका एक जाल हो गया कि विकिरणवत सम्मुक्त कोणों से जुड़ी है, मतलब एक यहाँ से जुड़ा हुआ है, इसका सामने वाला विकिरण है वो ये हो गया, इनसे एक बैटरी है वो इस प्रकार से जुड़ी हुई है। ठीक है, और बैटरी है ना उसकी वोल्टता कितनी है, 10 वोल्टेज इसकी बैटरी दे रखी है। ठीक है, परिपथ जाल में 1 ओम के 12 प्रतिरोधक है, ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं प्रतिरोधक, इसके प्रत्येक का मान कितना है, 1 ओम है। आप इसको एक बार के लिए क्या मानोगे, स्मॉल आर नाम दे दो, सभी प्रतिरोधकों का नाम स्मॉल आर आप ऐसे दे दिया, मान लो ये सबके प्रतिरोध कितने स्मॉल आर हैं। अब आपको क्या करना है, प्रतिरोध जाल का तुल्य प्रतिरोध बोले तो ये जो पूरा घनीय व्यवस्था है ना इसका कुल प्रतिरोध कितना है, नंबर 1 बात। दूसरा, घन के प्रत्येक किनारे के अनुदिश धारा का मान कितना होगा, यानी कि प्रत्येक शाखा में धारा कितनी जाएगी। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन हो गया, देखने में बहुत अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या है, इस पूरे परिपथ के लिए आपको कुल प्रतिरोध बताना है, इस जाल का कुल प्रतिरोध बताना है और इस प्रत्येक शाखा में धारा कितनी जाएगी उसको हमें बताना है। और स्ट्रक्चर में ये दे रखा है कि बाहर बैटरी से जो करंट निकलता है ना वो बच्चों 3 आई है, ये 3 आई यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रक्चर के अंदर। ओके,
अब जरा गौर से समझना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या करना है, पूरे घन का कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है और परिपथ की कुल धारा ज्ञात करनी है। तो क्या करोगे, बैटरी से बच्चों धारा निकली 3 आई, ये धारा इस पॉइंट ए के ऊपर जाएगी। ए पॉइंट है वो 3 भाग में बंटा हुआ है, एक ऊपर की ओर है, एक इस दिशा में और एक इस दिशा में। तो प्रत्येक भाग में धारा कितनी जाएगी, आई, यहाँ भी आई, यहाँ भी आई और यहाँ भी आई, और कुल धारा इस संधि बिंदु पे कितनी होगी, 3 आई होगी। ठीक है, आप केवल इसकी बात करोगे, केवल इसको पकड़ के रखना। ये जो आपको परिपथ नजर आ रहा है, ये जो आपको परिपथ नजर आ रहा है, जो मैं पेंसिल से रिप्रेजेंट करता हूं, इस परिपथ को आप पकड़ के रखोगे। ठीक है, समझ गए, ए बी सी, ऊपर सी डैश है, फिर आकर के इस प्रकार से कंडीशन बन रही है, आपको केवल इसके ऊपर नजर रखनी है। तो जरा गौर करना, ए से बी की ओर धारा कितनी गई, आई, ओके, बी पॉइंट पे पहुंच गए। बी पे आधी धारा ऊपर जाएगी, आधी धारा नीचे आएगी, क्योंकि धारा डिवाइड होती है प्रतिरोध के आधार पे। जहां प्रतिरोध ज्यादा होता है वहां पे धारा का मान ज्यादा रहता है। तो इस शाखा में प्रतिरोध आर है, इस शाखा में भी प्रतिरोध, सॉरी मैं क्या बोल गया, जहां प्रतिरोध ज्यादा होता है वहां पे धारा का मान कम रहता है। ओके, परंतु यहाँ पे क्या है, ऊपर वाली शाखा में प्रतिरोध आर है, नीचे वाली शाखा में प्रतिरोध आर है, दोनों के प्रतिरोध समान है तो दोनों में धारा समान जाएगी। तो इस शाखा में धारा आ जाएगी I/2 और ऊपर वाली शाखा में भी धारा कितनी जाएगी, I/2। ठीक है, आगे चलते हैं। सी पॉइंट पे धारा कितनी पहुंची, बी से आओगे तो धारा पहुंचेगी I/2, मतलब ये जो प्रतिरोध है ना, इसके अंदर से धारा कितनी गुजरी, I/2 गुजरी, और पहले वाली इसमें से धारा कितनी गुजरी थी, इसमें से धारा गुजरी थी R। ओके, तो बी से चलोगे तो सी की ओर धारा जा रही है I/2। यहां से चलते हैं वापिस, ए से डी की ओर गए, धारा कितनी थी, आई धारा 2 भाग में डिवाइड हो गई, I/2 इधर आ गई और I/2 इधर आ गई। तो सी पे 2 धाराएं पहुंच रही हैं, एक तो धारा यहाँ से आ रही है डी से होते हुए I/2, एक धारा यहाँ से आ रही है I/2। तो इस शाखा में कुल धारा कितनी चली जाएगी, आई चली जाएगी। ओके, तो आई धारा, इस शाखा में I/2 धारा, ऊपर धारा आई, और यहां से जब धारा बाहर निकलती है उसका कुल मान कितना दे रखा है, 3I दे रखा है। समझ गए रामायण को, ये धारा का डिवाइडेशन हो गया। दोबारा देख लो, यहां से धारा गई है आई, आगे धारा जाएगी वो I/2, और उसके आगे सी से सी डैश की ओर धारा जाएगी, उसका मान कितना होगा, आई हो जाएगा। ओके, अब हमें क्या करना है, एक परिपथ को पकड़ोगे, लूप नियम लगाएंगे, पॉइंट ए, पॉइंट बी, सी डैश, वापिस आ गए बैटरी ई के ऊपर, फिर वापिस ए पे। तो अपने पास बच्चों एक लूप है, लूप कौन सा है, अपने पास एक लूप है, ए से स्टार्ट कर दो, ए फिर बी फिर सी डैश फिर ई और फिर वापिस ए में, ये लूप हो गया। लूप कहाँ से स्टार्ट हुआ, ए बी सी डैश और वापिस ऐसे। इसमें आप लूप नियम लगा दो। लूप नियम क्या होता है, बैटरी की वोल्टता बराबर क्या होगा, प्रतिरोध के सिरों की वोल्टता, यही तो होता है। ए से चलते हैं धारा की दिशा में, तो इस प्रतिरोध के सिरों पे वोल्टता कितनी आएगी, वोल्टता आ जाएगी, वोल्टता क्या होती है, प्रतिरोध इंटू धारा, तो धारा तो गई आई और प्रतिरोध कितना हो गया, आर, तो ये बन जाएगा IR। यदि आप लोगों को लूप नियम नहीं पता है तो पहले आप मेरा YouTube पे जाकर के प्ले लिस्ट में जाकर के लेसन नंबर 5 के अंतर्गत देखोगे तो आपको ये लूप नियम सब कुछ आपको दिया हुआ मिलेगा, वहाँ से पहले आप पढ़ना, या फिर आपको मैंने नोट्स में जो करवा रखे हैं अपने जो ऑफलाइन में पढ़ा हुआ है उसको एक बार रिवाइज करना, उसके बाद यहाँ से लूप नियम अप्लाई करोगे। ठीक है, ओके सॉरी, आगे चलते हैं। आगे चलोगे तो ये प्रतिरोध आ गया। नेक्स्ट, इसमें धारा कितनी है, धारा I/2 है, लेकिन धारा की दिशा में हो तो ये मान आपका प्लस होगा, और प्रतिरोध कितना है R, और धारा कितनी है I/2, तो धारा इंटू प्रतिरोध, ये बन गया। आगे चलते हैं, इसके ऊपर आ गए, प्रतिरोध कितना है स्मॉल r, धारा कितनी है I, तो इसकी वोल्टता कितनी हो जाएगी I/R बराबर E, बैटरी की वोल्टता हो जाएगी। ये काम हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको सोल्व कीजिए। ये कितना बन जाएगा IR, ये तो हो गया 2IR, 2 और आधा 2.5 हो गया ना, यानी कि 5/2 हो गया, और ये हो गया IR बराबर कितना हो गया E। तो यहाँ से बच्चों आप I का मान ज्ञात कर सकते हो। I का मान कैसे ज्ञात करोगे, देखो E 2 भाग में ऊपर चला गया, 5 गुणा में था नीचे आ गया, और R ये भी नीचे आ गया। ठीक है, ये आ गया I का मान। I का मान कैसे होगा, E का मान कितना है 10 गुणा 2/5, स्मॉल r का मान कितना है, प्रत्येक प्रतिरोध का मान कितना था 1 था, 5 दूनी 10, I का मान बच्चों कितना आ गया 4 एम्पियर आ गया, और ये आपका आंसर हो गया। आंसर कितना निकल के आया 4 एम्पियर, यानी कि परिपथ की इस शाखा में धारा 4 एम्पियर आएगी। ध्यान रखना ये I का मान आया है, I क्या चीज था, इस शाखा में गुजरने वाली धारा, तो इस शाखा में धारा कितनी जाएगी I/2 यानी कि 2 एम्पियर जाएगी। हमें परिपथ की कुल धारा देखनी है, परिपथ इसके अंदर से गुजरने वाली कुल धारा, तो परिपथ की धारा कितनी बन जाएगी, परिपथ की धारा की बात करें, परिपथ की कुल धारा कैसे होगी,
परिपथ की कुल धारा बच्चों कितनी है, 3i है। कितनी है, 3i। तो यहां से कितना बन जाएगा, 3 गुणा 4 बराबर कितना आ जाएगा, 12 एम्पियर आ जाएगा। तो परिपथ की कुल धारा कितनी आएगी, 12 एम्पियर। ये अपना आंसर होगा। अब हमें क्या करना है, तुल्य प्रतिरोध देखना है, कुल प्रतिरोध देखना है। कुल प्रतिरोध बराबर होता है कुल विभवांतर बटे कुल धारा। सिंपल सी बात है, कुल प्रतिरोध बराबर होता है, इसका कुल प्रतिरोध कितना होगा, कुल वोल्ट था, कुल धारा। इस परिपथ में पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है। तो अब यहां से क्या करोगे, कुल वोल्टता कितनी है, वोल्टता उतनी होती है जितनी बैटरी की वोल्टता होती है। तो बैटरी की वोल्टता कितनी है, 10 है। अब कुल धारा कितनी है, परिपथ की कुल धारा बच्चों 12 है, न कि 4। 4 तो इस शाखा में थी, कुल धारा 3i थी, 3i कुल कितना आ गया, 12 आ गया। तो यहाँ से बटे में 12 करोगे तो ये बन जाएगा आपका 5/6 और ये आ जाएगा आपका ओम के अंदर। तो ये आपके लिए कुल प्रतिरोध का मान निकल के आएगा। सिंपल सी बात थी। ओके, ये अपना क्वेश्चन नंबर 6 था। नेक्स्ट अपने एग्जाम्पल की ओर चलेंगे और नेक्स्ट अपने पास एग्जाम्पल कौन सा होगा, अपने पास एग्जाम्पल है बच्चों नंबर 7। इसमें आपको एक स्ट्रक्चर दे रखा है। क्या दे रखा है, एक स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसा है, चित्रानुसार प्रत्येक शाखा में धारा का मान देखना है। ये आपको स्ट्रक्चर दे रखा है। इस स्ट्रक्चर को आप कैसे बना सकते हो, इसको पहले आप ये देखो, ये पॉइंट ए है। स्ट्रक्चर को अपने डायग्राम को मॉडिफाई करेंगे, ये अपना पॉइंट ए है, ठीक है। ए से 2 तार निकले, एक तो डी की ओर गया, एक बी की ओर गया, ठीक है। ये हो गया जी अपना बी पॉइंट और ये नीचे की ओर हो गया जी अपना डी पॉइंट। समझ रहे हो बात को, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ये हो गया। अब यहां ए से डी की ओर जाओगे ना तो एक प्रतिरोध है भाई, यहां पे एक प्रतिरोध लगा रखा है। अब डी के ऊपर जाइए, यहां भी बच्चों एक प्रतिरोध लगा रखा है। ए से बी की ओर जाओगे तो यहां भी एक प्रतिरोध लगा रखा है, ऐसा कुछ है। फिर बी और डी का आपस में कनेक्शन है, लेकिन उसके बीच में एक और एक 2 प्रतिरोध है। तो एक प्रतिरोध तो ये हो गया, ऐसे जोड़ोगे, एक प्रतिरोध आगे यहां दे रखा है, ये ऐसे जुड़ गया। यहाँ पे पॉइंट आपका दे रखा है एक और सी, और ये इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। इसके बीच में एक तो बैटरी है और एक बच्चों इसके बीच में क्या है, एक प्रतिरोध लगा हुआ है। ये सिस्टम हो गया, समझ गए, इधर वाला काम पूरा हो गया। ओके, आगे बी का संबंध, यहाँ पे एक पॉइंट है ई, ये अपने पास एक पॉइंट है जी ई। ओके, यहाँ एक बैटरी लगी हुई है ऐसे। इस बैटरी का सीधा संबंध डी के साथ है। बैटरी का सीधा संबंध किसके साथ है, डी के साथ है, बीच में कोई प्रतिरोध नहीं है। बैटरी का सीधा संबंध किसके साथ है, बी के साथ है, बीच में कोई संबंध नहीं है, कोई प्रतिरोध वगैरह नहीं है। बैटरी की वोल्टता 5 वोल्ट है। इसमें धारा दे रखी है जी i3, यहां पे धारा दे रखी है जी i3, दे रखा है साफ साफ। ये प्रतिरोध है आपका 2 ओम का, ये प्रतिरोध है आपका 1 ओम का, ये प्रतिरोध 2 ओम का, और बच्चों ये आपका 4 ओम का, और ये भी कितना है, 4 ओम का। इधर धारा दे रखी है, धारा का मान कितना है, i1 - i2 है, ये आपकी धारा दे रखी है। ओके, इसी प्रकार ये धारा दे रखी है आपको i2, और आगे चलें तो इस शाखा में धारा ऐसे रिप्रेजेंट कर रखी है और इस शाखा में धारा है वो ऐसे बता रखी है, और यहाँ से ऐसे धारा जा रही है। तो बच्चों इसके अंदर और धारा की बात करें तो इसमें धारा ऐसे नीचे की ओर आ रही है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये कंडीशन है, और इस साइड में जो धारा है बच्चों वो i1 है। ओके, तो देखना जरा, i2 धारा यहां से निकली, इधर को आई, इधर से i3 आई, वो धारा अब नीचे की ओर आएगी। i2 आ रही है, i3 आ रही है, तो यहाँ पे धारा कितनी बचेगी, इस बीच वाली शाखा में i2 + i3 बचेगी, ठीक है। नीचे आते हैं, i1 धारा इधर निकल गई, तो इस शाखा में कितनी बची, कितनी रही थी, i2 + i3, निकल कितनी गई, i1, तो यहाँ कितनी बची, i2 + i3 माइनस कितनी बची, i1 बची। ये अपने सामने अपना स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब क्या करना है, प्रत्येक शाखा में धारा का मान देखना है, मतलब आपको i1 i2 i3 देखने हैं। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन हो गया, लेकिन इंटरेस्टेड है। लूप नियम लगाना है बच्चों, कुछ नहीं करना, बहुत आसान सा काम है। 3 लूप बना लो, एक तो ये, एक लूप ये बना लो, और एक लूप ये बड़ा वाला बना लो। 3 समीकरण बनेंगे, तीनों समीकरण में i1 i2 i3 होंगे। 3 समीकरण, 3 अज्ञात राशियां, मान ज्ञात हो जाएगा। कैसे, पहले अपने लूप लेते हैं, ए डी सी वापिस ए डी सी वापिस ए में लूप नियम लगा दो। लूप नियम कैसे लगाओगे भैया, अभी इसमें लूप नियम लगाओगे आप, ए से चलो डी की ओर, प्रतिरोधों की वोल्टता बराबर बैटरी की वोल्टता होता है, तो ये प्रतिरोध आ गया,
इसकी वोल्टता क्या होगी, प्रतिरोध की वोल्टता, वोल्टता बराबर होता है प्रतिरोध इंटू धारा। धारा कितनी है, I1 माइनस I2 है। ओके, तो यहाँ से 4 इंटू I1 माइनस I2। ठीक है, आगे चलते हैं। धारा के विपरीत दिशा में आ गए बच्चों, माइनस आएगा, धारा इंटू प्रतिरोध, तो ये हो जाएगा 2, यहाँ से क्या हो जाएगा I2 प्लस I3 माइनस I1। और आगे चलते हैं, इधर जाना था, धारा की दिशा में ही हो, धारा I1 है, प्रतिरोध 1 ओम है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 1 I1। ठीक है, प्रतिरोधों की सारी वोल्टता यहाँ आ गई, 3 ही प्रतिरोध थे। अब बैटरी की वोल्टता, ये बैटरी की वोल्टता बच्चों आपको 10 वोल्ट दे रखी है, ये रही 10 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ से बराबर में क्या हो जाएगा 10, थोड़ा सोल्व करते हैं। 4 I1 माइनस 4 I2 माइनस 2 I2 माइनस 2 I3 माइनस माइनस प्लस 2 I1 और प्लस हो जाएगा I1 बराबर हो गया 10। I1 I1 I2 I2 ऐसे असेंबल करें तो I1 के हो गए 4, 2 6 और 1 7, ये हो गया 7 I1। I2 के हो जाएंगे बच्चों माइनस का 4 माइनस का 2 यानी कि माइनस का 6 I2 और I3 का बच्चों एक ही रहेगा, ये हो जाएगा 2 I3 और बराबर हो जाएगा 10। ये समीकरण नंबर 1 निकल के आ गई। कितनी नंबर आ गई, समीकरण नंबर 1 निकल के आ गई है। ठीक है, अब अपने आगे थोड़ा सा और इसको देखते हैं। एक लूप तो तैयार हो गया, अब सेकंड लूप की बात करेंगे। ऊपर वाला लूप ले लीजिए, ए से चलो बी पे, बी से सी पे और सी से वापस आ जाओ ए पे। ए बी गए, इस प्रकार से आपको चक्कर लगाना है, ए बी सी ए में। मैं फिर से रिमाइंड कर देता हूं कि यदि आपने लूप नियम अच्छे से नहीं समझा है तो पहले आप लूप नियम को पढ़िए, उसके बाद ये लूप नियम अप्लाई करोगे तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी, और यदि आपने पढ़ रखा है अच्छे से तब आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, ए से चलते हैं जी। प्रतिरोधों का वोल्टता, तो ये प्रतिरोध हो गया, धारा कितनी है I2 है, इसकी वोल्टता कितनी आ जाएगी 4 प्रतिरोध और I2 धारा है, ये बन जाएगी। आगे चलते हैं, प्रतिरोध कितना है 2 ओम, धारा कितनी है I2 प्लस I3, तो इसको मैं सीधा निपटाता हूँ। 2 है, I2 प्लस I3 है ना, तो यहीं पे गुना करके लिख दो 2I2 और 2I3। ओके, आगे चलते हैं। इधर I1 धारा है 1 ओम है, ये कितना हो जाएगा I1 हो जाएगा बराबर, वोल्टता कितनी है, केवल एक ही बैटरी है, 10 वोल्टेज आएगा। ओके, तो ये 2 को एक साथ लिख दो, ये कितना हो गया 6I2 हो गया, और I1 कितना है, I1 बच्चों एक ही है, I1 हो गया, और I3 कितना है 2I3 है, बराबर कितना दे रखा है 10 दे रखा है। समीकरण नंबर कितनी आ गई 2 आ गई। ओके, तीसरी समीकरण अपने और बनाते हैं। यहाँ से तीसरी समीकरण बच्चों यहाँ पे बनेगी। ठीक है, तो पहले आप यहाँ से क्या करो, तीसरी समीकरण बना लो। लूप कौन सा लोगे, धारा की दिशा में चल देंगे, डी ई बी वापिस डी, डी बी ई वापिस डी में। चलो लूप नियम लगाते हैं। लूप नियम क्या हो जाएगा, डी से जाओगे, कोई भी प्रतिरोध नहीं है, प्रतिरोध यहाँ पे आ गया, 2 ओम है, धारा I2 प्लस I3 है, तो ये हो जाएगा 2I2 प्लस 2I3। वोल्टता हो गई इसकी, वोल्टता क्या होता है प्रतिरोध गुणा धारा होता है। ओके, आगे चलते हैं, यहाँ पे आ गए, 2 से वापस गुणा करना है I2 प्लस I3 माइनस I1 से, तो 2 को I2 से, I3 से और माइनस I1 से, तो बच्चों ये बन जाएगा 2I2 प्लस 2I3 माइनस 2I1। अब वोल्टता कितनी है, वोल्टता बच्चों 5 थी, ये हो गया 5। थोड़ा सोल्व करें, I1 कितना है 2I1 है, वो भी माइनस का। ठीक है, I2 का एक पद तो ये रहा, 2 का 2 का ये रहा, 4I2 हो गया। ठीक है, I3 कितना हो गया 2 और 2 4I3 हो गया। ठीक है, ये और बराबर मान कितना आया 5। ये समीकरण नंबर 3 आ गई। बच्चों 3 समीकरण बन गई, I1 I2 I3 के पदों में 3 समीकरण आ गई। तीनों को सोल्व करना है, जोड़ भागी गुणा भाग करना है, तोड़ मरोड़ करनी है। कैसे कर सकते हो, आपके कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है। पहले आप क्या करो, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो, बीजगणितीय योग करना है, एल्जेब्रिक मैथमेटिकल यहाँ पे अप्लाई होने वाली है। जोड़ोगे ना तो 7I और ये भी I ये प्लस के हैं, तो कुल कितना हो गया। यहाँ से हमने क्या किया, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ोगे 7I और 1 कितना हो गया 8I हो गया। ठीक है, माइनस का 6I2 प्लस का 6I2, बच्चों ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपस में, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 0 बचेगा। यहाँ पे माइनस का 2I3 माइनस का और प्लस का 2I3, ये भी 0 हो जाएगा। अब ये दोनों जुड़ेंगे तो 10 और 10 कितने बन जाएंगे 20 बन जाएंगे। तो बच्चों यहाँ से हो जाएगा 20, तो यहाँ से
I1 का मान कितना आएगा 20/8 आएगा। I1 का मान कितना आ जाएगा 20/8। अब इसके आप काट बांट कर लो तो आप यहाँ से I1 का मान निकालोगे, 20 में 8 का भाग देते हो तो मान कितना आता है 2.5 एम्पियर आता है। ये अपना एक आंसर आ गया, 2.5 एम्पियर आ गया। ओके, अब क्या करो, समीकरण 1 में और समीकरण 3 में कोई भी दो समीकरण उठा लो, 1 ले लो, 2 ले लो या फिर 3, कोई भी दो समीकरण उठाओ, उसमें आप I1 का मान रख दो। आप चाहते ना तो ये तीसरा समीकरण बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ये तीसरा समीकरण नहीं बनाते ना तो भी बच्चों अपना काम हो जाता। कैसे कि I1 का मान आप समीकरण 1 और समीकरण 2 में रख दो। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 क्या बन जाएंगी, I2 और I3 के पदों में बचेंगी। ठीक है, तो I2 I3 के पदों में दो समीकरण बचेंगे, दो ही अज्ञात राशि है, मान निकल के अपना आसानी से आ जाएगा। चलो अपने क्या करते हैं, इस समीकरण का यूज नहीं लेते हैं तो भी अपने सीधा निकालने की कोशिश करते हैं। दो ही समीकरणों से तो कैसे हो जाएगा, I1 का मान रखो यहाँ पे 2.5 है ना, तो यहाँ से ये मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ सबसे पहले समीकरण 1 में, तो ये बन जाएगा 7 को 2.5 से गुणा करो, तो बच्चों 7 को 2.5 से गुणा करोगे मान कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपका 7 5 35, 7 दूनी 14 और 3 17.5 I1। ठीक है, ओके, अब आगे चलते हैं। I1, ये I1 हट गया, सॉरी, I1 का तो मान रख दिया हमने 2.5 माइनस 6I2 माइनस 2I3 बराबर हो गया 10। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 6I2 माइनस 2I3 बराबर हो जाएगा 10 और ये इधर आ जाएगा तो माइनस का बचेगा 7.5। समीकरण नंबर 4 आ गई। ठीक है, I1 का मान रखो, अब यहाँ पे रख दो। यहाँ नहीं रखना चाहते तो आप समीकरण नंबर 3 में रख सकते हो, कोई भी दो समीकरणों में रखना है। I1 रखना जा रहा है, यहाँ से I1 रखोगे तो ये बन जाएगा आपका माइनस का I1 का मान 2.5 है, 2.5 को 2 से गुणा किया कितना आ गया 5 आ गया, प्लस 4I2 प्लस 4I3 बराबर कितना है 5 है। तो यहाँ से 4I2 प्लस 4I3 बराबर 5 प्लस 5, ये इधर आगे हमारे प्लस होगा ना, ये समीकरण नंबर 5 बन गई। तो आपके सामने एक समीकरण तो ये रही I2 प्लस I3 के पदों में है, और एक समीकरण ये रही I2 प्लस I3 के पदों में। दो समीकरण है, दो अज्ञात राशि है। अब इन दोनों को आप सोल्व करोगे, इन दोनों को हल करोगे ना बच्चों, हल करना आता है, वही बीजगणितीय योग, दोनों समीकरण आपको बराबर होनी चाहिए। इन दोनों को जब आप हल करोगे ना तो ये आप हल करने का तरीका मैं आपको बताऊं कि आप इसको हल करने का तरीका, आप इसको हल ऐसे कर सकते हो। चलो मैं अलग पेज पे करवाता हूँ, पे आ जाओ। इसकी समीकरण क्या है, मैं समीकरण लिख लेता हूं पहले इसको देख के। तो आपकी समीकरण मैंने यहां नोट कर ली है। अब आप क्या करोगे, कोई भी दो पद बराबर कर दो, या तो आप I3 वाले पद बराबर करो या I2 वाले बराबर करो। बराबर कैसे करोगे, इसको आप क्या करो 4 से गुणा कर दो, 4 दिख रहा है ना, 4 से गुणा कर दो। इसको क्या करोगे 2 से गुणा कर दो, तो क्या बन जाएगा, इस पूरी समीकरण को आप 4 से गुणा करोगे। कौन सी पूरी समीकरण को, इस समीकरण को 4 से गुणा करो। ठीक है, 4 से गुणा करते हैं, क्या बन जाएगा माइनस का 24I2 माइनस का 8I3 बराबर आ जाएगा 7 चौके 28 और ये बन जाएगा बच्चों आपका 30। इसको 2 से गुणा करोगे तो बन जाएगा 8I2 प्लस 8I3 बराबर आ जाएगा 20। ठीक है, अब इनको जोड़ दो, जोड़ोगे तो ये हो गया कैंसिल, ये क्या बचेगा, ये बचेगा माइनस का 16I2 बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 10 आएगा। माइनस से माइनस खत्म, I2 बराबर क्या आएगा 10/16 आ जाएगा। तो I2 का मान कितना आ गया भाई, अब 10 में आप 16 का भाग लगा दो तो इससे आपका मान कितना आ जाएगा 5/8 एम्पियर आ जाएगा। ये आपका दूसरा आंसर हो गया। ठीक है, अब I2 का मान क्या करो, I2 का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, इसमें रख दो या इसमें रख दो, आपकी मर्जी है। किसी एक में रखोगे ना तो केवल I3 बचेगा, वो मान बच्चों आप खुद रख करके सोल्व करना, क्योंकि वीडियो वरना लंबा हो जाएगा। और मान रख के सोल्व करोगे ना तो बच्चों आपको I3 का मान दिखाई देगा 15/8 एम्पियर। ये आपका तीसरा आंसर आ जाएगा। तो I1 भी हमने पहले निकाल लिया, ये I2 हो गया, ये I3 हो गया। तो आप देख सकते हो I1 आया 2.5 और यहाँ से I2 आपको दिखाई दे रहा है 5/8 और I3 दिखाई दे रहा है 15/8। ये आपके 3 आंसर हो जाएंगे। आइए बात करते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों अपने पास ये रहे, एक 8वां पढ़ना है और एक 9वां क्वेश्चन आपको पढ़ना है। 8वां जो मैंने अभी अभी करवाया है आपको, सेम उसी के जैसा है, सेम वही क्वेश्चन है, लगभग वही है। तो उसमें भी लूप नियम लगाना है, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ये आप खुद से करोगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी अभी आपको जस्ट करवाया है, उसको फॉलो करते हुए आप इसको कर लोगे। ठीक है, अब अपने पास ये क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9 कि क्वेश्चन नंबर 9 आप कैसे सोल्व करोगे। क्या दे रखा है पहले आप उसको देखिए। चित्रानुसार मीटर सेतु में बिंदु ए से
33.7 सेंटीमीटर की दूरी पर शून्य विक्षेप प्राप्त होता है। ये मीटर सेतु वाली कंडीशन है। एस प्रतिरोध के पार्श्व क्रम में, पार्श्व क्रम मतलब समांतर क्रम में, पार्श्व क्रम में 12 ओम का एक अन्य प्रतिरोध संयोजित कर दिया जाता है तो शून्य विक्षेप 51.9 सेंटीमीटर पे प्राप्त होता है। आर और एस के मान ज्ञात करने हैं। क्या हो जाएगा भाई? आर का मान हमें नहीं पता कितना है, एस का मान हमें नहीं पता कितना है, लेकिन दो कंडीशन दे रखी है। कंडीशन क्या है? सबसे पहली बात तो ये कि एक प्रतिरोध है एस, बिंदु ए से एस के लिए संतुलन की अवस्था 33.7 प्राप्त होती है। यानी कि पहली अवस्था में संतुलित लंबाई आपको दे रखी है 33.7 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन आप समझना चाहते हो तो पहले आप मीटर सेतु का टॉपिक पढ़िए, उसके बाद ये समझ में आएगा। एस प्रतिरोध था, संतुलन की अवस्था कितनी आई? 33.7 सेंटीमीटर पे आई। ओके, और यहां से एस के साथ में समांतर क्रम में, ये अपने पास समांतर क्रम हो जाए, यहाँ पे हमने एक प्रतिरोध और लगा दिया एस के समांतर क्रम में जिसका मान 12 ओम है, तो संतुलन की अवस्था कितनी हो जाती है? 51.9। यानी कि नई संतुलित लंबाई कितनी हो जाती है? 51.9 हो जाती है। तो यहाँ से आप ज्ञात करोगे आर और एस का मान। तो मीटर सेतु के लिए बच्चों आपको पता है ज्ञात प्रतिरोध निकालने का सूत्र क्या होता है? 100 माइनस एल बटे एल इंटू में क्या होता है? आर होता है। ठीक है, एक कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन, दो कंडीशन बराबर चलेंगी, मान निकल के आएंगे। एस बराबर क्या बनेगा? 100 माइनस एल, 100 में से आप 33.7 घटाओ तो बच्चों यहाँ से मान कितना बन जाएगा? 66.3 बचेगा। तो ये हो गया 66.3 बटे में कितना आ जाएगा? 33.7 आ जाएगा। और आर का मान नहीं दे रखा, यहाँ से आप एस बट्टे आर ज्ञात कर लो, आर इधर ले चलो, मान कितना आ जाएगा? 66.3 और ये आ जाएगा 33.7। समीकरण नंबर 1 आ गई। ओके, आगे चलते हैं। संतुलित लंबाई, प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ दिया तो उस केस में लंबाई है वो इतनी बन गई। तो जाहिर सी बात है कि 100 माइनस से अब एल करोगे, 100 माइनस एल कितना बचेगा? 48.1 बचेगा। तो यहां से वापिस आपको क्या करना है? अज्ञात प्रतिरोध। अब देखो अज्ञात प्रतिरोध क्या हो गया? पहले केवल अकेला एस लगा हुआ था तो एस का मान था, लेकिन अब अज्ञात प्रतिरोध में एस भी है और 12 भी है, ये दोनों मिलके अज्ञात प्रतिरोध बना रहे हैं। तो ये टोटल प्रतिरोध कितना होगा? वो अपना अज्ञात प्रतिरोध होगा। समांतर क्रम में जुड़ा है बच्चों तो एस डैश इसको नाम दे दो, तो एस डैश का मान होगा कितना? एस डैश निकालोगे ना 1/R1 प्लस 1/R2 से, तो सीधा सा तरीका ये होता है कि दोनों का गुणा बटे में दोनों का योग, यानी कि 12 गुणा 5 बटे होता है 12 प्लस, सॉरी ये एस है, 5 नहीं है, ये एस है, 12 प्लस एस ये होता है। यानी कि ये बन जाएगा 60 बटे 12 प्लस एस। ये आपके सामने कंडीशन निकल के आएगी। ओके, चलिए भाई अब इसको अपने सोल्व करते हैं। तो क्या बन जाएगा? ये 60 क्यों लिख दिया मैंने? ये सॉरी 12 एस है, ये 60 नहीं है, ये आपका 12 एस है, ये आपका है बच्चों 12 एस बटे 12 प्लस एस। ये परिणामी प्रतिरोध है इस सेकंड कंडीशन के लिए। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका एस डैश, और सूत्र क्या होता है? 100 माइनस एल बटे एल होता है और गुणा में होता है आर। तो एस डैश कितना आ जाएगा? 100 माइनस एल, कितना बचेगा? एल कितना था? 51, ये L2 है भाई, ये L1 था पहले, ये L2 है। 100 माइनस L2 घटा दोगे मान कितना आ जाएगा? 48.1 बटे में L2 कितना है? 51.9 इंटू में क्या है? आर है। एस डैश का मान कितना है? 12 एस बट्टे 12 प्लस एस बराबर आ जाएगा 48.1 51.9 इंटू में आर। समीकरण नंबर 2 क्या करोगे? एस आर को इधर ले आओ तो ये बन जाएगा 12 बट्टे 12 प्लस एस इंटू क्या? एस के बटा में आ जाएगा आर, एस बट्टे आर बराबर क्या बचेगा? 48.1 51.9। एस बट्टे आर का मान आपके सामने ये रहा, वैल्यू पुट कर दो 12 बट्टे 12 प्लस एस और गुणा में आ जाएगा 66.3 और ये आ जाएगा 33.7 बराबर आ जाएगा 48.1 बट्टे 51.9। ये काम हो गया। काट बांट करो, अज्ञात राशि केवल एस है, इनको इधर ले चलो तो ये हो गया 12 बट्टे 12 प्लस एस बराबर आ जाएगा 48.1 51.9। सामने लेके चलोगे 33.7 बट्टे आ जाएगा 66.3। अब यहाँ से केवल एस एक अज्ञात राशि बची है, इसको यदि आप जब सोल्व करने बैठोगे तो बच्चों ये आएगा 12 बट्टे 12 प्लस एस बराबर आ जाएगा 0.471। इनको गुणा भाग करोगे 0.471 आ जाएगा।
अब s का मान यहाँ से गुणा कर लेना, वज्र गुणा करके, तो बच्चों आपके सामने s का मान निकल के आएगा 13.5 ओम, और यही आपका फाइनल आंसर बनने वाला है। तो ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। तो गुणा भाग करने पे आपको मान है वो इतने इस प्रकार से मिल जाएंगे। अब r रह गया बाकी। अब r कैसे ज्ञात करोगे? s बट्टे r का मान ये रहा, यहाँ से आप s का मान पुट कर दो, तो s का मान पुट करोगे तो r का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा। कैसे निकल दोगे? ये आपके सामने सूत्र था, आपने वैल्यू पुट की थी s की। s का मान कितना? 13.5 बराबर क्या था? 66.3 बटे 33.7। तो बच्चों यहाँ से कर लो गुणा भाग, r का मान आएगा 6.86 ओम। ये आपका दूसरा आंसर निकल के आ गया। तो r का मान 686 आएगा और s का मान 13.5 आएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था। तो बच्चों आज के लिए टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, हमने एग्जाम्पल वो कंप्लीटली पढ़ लिए हैं। कल अपने बात करेंगे आंकिक प्रश्नों की। आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय, थैंक यू।